टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग हर साल इंडिया में 28,000 से भी ज्यादा मर्डर की रिपोर्ट्स पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होती है और ये सिर्फ वो रिपोर्ट्स हैं जो कि ऑफिशियली रजिस्टर होती है। कितने ऐसे क्राइम्स, कितने ऐसे मर्डर्स जो कि कभी रजिस्टर हुए ही नहीं है। अकेले दिल्ली शहर में ही 2022 में 500 से भी ज्यादा लोगों की मर्डर की रिपोर्ट्स पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुई है। आज के जो क्राइम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये न केवल इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल क्राइम्स में शामिल होती है, क्योंकि ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसने अपने 40 साल की उम्र में 40 से भी ज्यादा लोगों को बहुत बेरहमी से मार दिया। पत्थर जैसा दिल वाला इंसान भी किसी को मारने से पहले 4 बार सोचे, लेकिन ये ऐसा बेरहम इंसान था जो इंसान को मारने के बाद वहीं पे बैठकर, उसके सामने बैठकर खाना भी खाता था। ये एक ऐसा इंसान था जो कि जब अरेस्ट हुआ तो उसके चेहरे पे कोई भी गिल्ट, कोई भी पछतावा नजर नहीं आ रहा था। He was as calm as a monk, but the things he has done will make any monster feel ashamed of himself. Ladies and gentlemen, my name is Advocate Faizan Khan, and you're watching Case Diggers. And today's story is about Delhi's most brutal serial killer, the Indian Predator. ये कहानी की शुरुआत होती है 20 अक्टूबर 2006 को। तो तिहाड़ जेल के अंदर एक कॉल आती है जिसमें सामने वाला इंसान पुलिस वाले को कहता है कि तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर एक डेड बॉडी टोकरी के अंदर पड़ी हुई है। ये चीज सुनते ही सभी लोग शॉक में आ गए, क्योंकि तिहाड़ जेल जो कि दिल्ली का सबसे फेमस, और जब पूरी इंडिया का ही अगर माने तो तिहाड़ जेल बहुत ही फेमस और बहुत टाइट सिक्योरिटी वाला जेल माना जाता है। और तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर अगर कोई लाश रख के जा रहा है तो ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि ये जो भी इंसान है, इसको पुलिस, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, किसी का भी कोई भी खतरा या डर नहीं है उसके मन में। When police arrive at gate number 3, उन्हें पता चलता है कि as it is वहां पे एक टोकरी, जो बड़ी टोकरी होती है, उसके अंदर बॉडी को एकदम कस के कोई चीज से रैप किया हुआ था और उसके बाजू में एक लेटर भी पड़ा हुआ था। उस लेटर में पूरे जुडिशियल सिस्टम को बहुत सारी उल्टी सीधी बातें और गालियां दी गई थी। एग्जैक्टली मैं उस लेटर में क्या था वो मैं आपको क्लियरली तो नहीं बता पाऊंगा ड्यू टू द यूट्यूब गाइडलाइंस, लेकिन आप कुछ ऐसे ओवरऑल सिनॉप्सिस आप सुन सकते हैं। कान खोलकर सारे दिल्ली पुलिस वाले सुन लो कि अब तक मैं नाजायज केस झेलता रहा, लेकिन अब हकीकत में मर्डर किया हूं। अगर इस मर्डर में तुम मुझे पकड़ सको तो पकड़ कर दिखाओ, तब मैं समझूंगा कि तुम सारे के सारे ऊपर से नीचे तक के स्टाफ अपनी असल माँ बाप की पैदाइश हो। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा बाप और तुम्हारा जीजा सीसी। जिसने भी लाश वहां पे रखी थी उससे ये चीज तो क्लियर हुआ था कि उसको पुलिस ऑफिसर्स और जुडिशियल सिस्टम से बहुत ज्यादा ग्रज है। वो एकदम नफरत करता है उन लोगों से। वो ये लेटर के थ्रू पुलिस वालों को ये बताना चाहता था कि वो इस काम में कितना माहिर है और पुलिस वाले उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले उस कॉल को ट्रेस किया गया जो कि पुलिस वालों के पास 20 अक्टूबर को आया था। उस कॉल को जब ट्रेस किया गया तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। ये कॉल एक एसटीडी बूथ के पास किया गया था। जब पुलिस उस एसटीडी बूथ वाले के पास पहुंचती है तो वहां पे जो वो एसटीडी बूथ संभाल रहा था वो इजिली उसको आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि 20 अक्टूबर को पूरे दिन में सिर्फ वही ऐसा शख्स था जिसने आके उसके एसटीडी बूथ से कॉल किया था। लेटर से पुलिस वालों को ये चीज पता चलती है कि जिसने भी वो लेटर लिखा है वो बिहारी एक्सेंट में लिखा था। इसका मतलब ये था कि वो कहीं ना कहीं बिहार का रहने वाला हो सकता है, या फिर ऐसा कोई शख्स है जो कि बिहार से दिल्ली में आया है कोई काम करने के लिए या फिर फॉर एनी अदर पर्पस। इन्वेस्टिगेशन इसी तरह आगे बढ़ रही थी कि 25 अप्रैल 2007 को पुलिस ऑफिसर्स को फिर एक कॉल आती है और ये कॉल सेम वही शख्स किया था जिसने पहली बार पुलिस को कॉल किया था। कॉल पे वो शख्स यही बात कहता है कि वापस उसने तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 के बाहर एक और लाश को रख दिया है, सेम उसी अंदाज में टोकरी के अंदर। जब पुलिस वाले कॉल रखने के बाद गेट नंबर 3 पहुंचते हैं तिहाड़ जेल के, तो उन्हें सेम ऐसी ही डेड बॉडी मिलती है जो कि पिछली बार उनको मिली थी, लेकिन इस बार उस डेड बॉडी को इतनी कस के उसको रस्सी से बांधा गया था, नॉट किया गया था, that even the police officers were unable to untie that knot। फिर वहीं खड़े भीड़ में एक शख्स आगे आता है, वो पुलिस वालों को कहता है कि मैं ये नॉट को अनटाई कर सकता हूं, आप कहे तो पुलिस वाले कहते हैं हाँ आके करो। जैसे ही वो शख्स पुलिस वालों के सामने उस नॉट को अनटाई करता है, उसके पास एक छोटी सी नाइफ रहती है उससे, एंड यू वोंट बिलीव, सारे पुलिस ऑफिसर्स और इतने सारे लोगों के बीच में जो शख्स ने आके उस टाई को नॉट किया था, he was none other than the killer himself। बैक टू बैक इतने मर्डर्स होने के बाद पुलिस की एक स्पेशल टीम इस केस के लिए अलॉट की गई। पुलिस को एक चीज क्लियर हो गई थी कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, he is not an ordinary killer। ये एक साइकोपैथ
सीरियल किलर है, जिसे अपने काम पर और जिसे अपने लोगों को मारने के अंदाज पे बहुत ही गुरूर था। ये केस को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा था बिकॉज पुलिस वर अनेबल टू आइडेंटिफाई द बॉडीज बिकॉज बोथ द बॉडीज व्हिच वर फाउंड आउटसाइड द गेट नंबर 3 ऑफ तिहाड़ जेल वर हेडलेस। पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये बॉडीज किसकी है और इन्हें किसने मारा और क्यों मारा। अब पूरे दिल्ली में इस सीरियल किलर की तलाश चालू हो गई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, तभी उनको एक और कॉल आती है कि फिर से तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 के बाहर फिर से किसी ने एक सरकटी लाश को वहां पे रख दिया है, सेम उसी अंदाज में जैसे पहली 2 लाशें मिली थी। लाइक द सेम इन द अर्लियर 2 केसेस, in this case also the body was headless, but here the killer has left the another letter for the police. इस वाले नोट में किलर लिखता है कि पुलिस वालों को उस पर इनाम रखना चाहिए उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उससे अपने मारने के अंदाज पे उसको अपने इस बात का घमंड था कि कोई उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। इस अंदाज पे उसको बहुत ही ज्यादा घमंड था। वो पुलिस वालों को लेटर में ये भी कहता है कि वो पिछले 7-8 साल से कंटिन्यूअस लोगों को ऐसे ही मारते आ रहा है और जब वो लोगों को नहीं मारता है तो उसको अलग सी बेचैनी होती है। ये सब कहने से ये चीज बहुत ही साफ जाहिर हो रही थी कि उसके अंदर साइकोपैथिक ट्रेट्स थे और ये चीज का डर भी सताया जा रहा था कि अगर उसके अंदर सही में ऐसे साइकोपैथिक ट्रेट्स है तो वो आगे जाकर ना जाने और कितने लोगों को ऐसे ही मारता रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का इस केस पे बहुत ही दबाव बढ़ गया था क्योंकि बैक टू बैक मर्डर्स हो रहे थे और उसने पूरी जुडिशियल सिस्टम, पूरी पुलिस सिस्टम को काइंड ऑफ चैलेंज किया था। तो इसलिए अब पुलिस का एक ही इंटेंशन था कि इस किलर को कुछ भी करके पकड़ना है। पुलिस को अचानक इन्वेस्टिगेशन करते करते एक चीज पता चलती है कि 1998 में ऐसा सिमिलर इंसिडेंट हुआ था जहां तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 के बाहर पुलिस ऑफिसर्स को सेम ऐसी ही कंडीशन में एक हेडलेस बॉडी मिलती है। Killer's killing pattern in every murder was very much similar. In each murder, he used to cut the body into multiple pieces and he used to hide those pieces in different locations so that no one is able to find out what is the identification of that body. 1998 वाली केस में पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया था जिसके ऊपर 3 साल तक मुकदमा चला, but unfortunately due to the lack of evidence उसको कोर्ट से जमानत मिल गई थी। अब पुलिस ऑफिसर्स को जब वो फर्स्ट टाइम जब वो कॉल पीसीओ से आया था तो पुलिस ने जब जाके उस पीसीओ वाले से बात की थी तो उसने उस शख्स का जिसने वहां पे आके कॉल किया है पुलिस ने उसका हुलिया बनवा दिया था। अब पुलिस के पास उस शख्स का हुलिया था जिसने पीसीओ से आकर कॉल किया था पुलिस स्टेशन को, तो पुलिस ने उस हुलिये को अलग अलग जगह पे अपने जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वहां पे सर्कुलेट करके रखा था। अब पुलिस की जांच जब आगे बढ़ी, थ्रू वन ऑफ द पुलिस स्पाई पुलिस गॉट टू नो दैट अ सिमिलर काइंड ऑफ पर्सन कंटिन्यूअसली विजिट्स अ डॉक्टर इन आजाद नगर। पुलिस की एक टीम नरेंद्र पहलवान के गाइडेंस में आगे बढ़ रही थी। वो वहां पे डॉक्टर्स के पास विजिट किए, उन्होंने पूरी इंक्वायरी निकाली। उसी टाइम उस सीरियल किलर का उस डॉक्टर के पास कॉल आ जाता है टू फिक्स द अपॉइंटमेंट फॉर द वेरी नेक्स्ट डे। जब पुलिस ने उस डॉक्टर से उस पेशेंट के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने कहा इस इंसान का नाम चंद्रकांत झा है और इसकी 5 बेटियां हैं और इन 5 की डिलीवरी उसी के हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर के थ्रू हुई थी। पुलिस को डॉक्टर से यह भी पता चलता है कि चंद्रकांत झा ने एक बार डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ को भी मारने की कोशिश की थी। सो इसी लीड से पुलिस जो ब्रदर इन लॉ थे डॉक्टर के उनसे भी पूछताछ करना स्टार्ट कर दी। पुलिस को डॉक्टर के ब्रदर इन लॉ से पूछताछ में यह पता चला दैट चंद्रकांत झा वाज हैविंग अ कार्ट, ऐसी हाथ गाड़ी थी जिसको वो मोटर से चलाता था और जिसके ऊपर वो सब्जियां बेचा करता है। इस छोटे से इंफॉर्मेशन के बेस पे पुलिस ने जब इसको पता लगाया तो पुलिस को फाइनली चंद्रकांत झा का घर मिल गया एंड इट वाज विद इन द आवर्स दैट दिल्लीज मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर वाज हैंडकफ्ड एंड केप्ट इन द पुलिस कस्टडी। ये है सीरियल किलर चंद्रकांत झा। 2006 और 2007 में तिहाड़ जेल के आसपास एक के बाद एक सरकटी लाशों के मिलने से खौफ फैल गया था। कातिल लगातार पुलिस वालों को फोन पर धमकी भी दे रहा था। यही चूक चंद्रकांत को महंगी पड़ी और चंद्रकांत पकड़ा गया। जी हाँ, ये वही किलर है जिसने 2006 और 2007 के दौरान कितने लोगों को मार के काट के उनकी बॉडीज को अलग अलग लोकेशन पे फेंका था और उसमें से कुछ बॉडीज उसने तिहाड़ जेल गेट नंबर 3 के बाहर भी फेंका था और उसके अंदर उसने पुलिस ऑफिसर्स और जुडिशियल सिस्टम को चैलेंज किया था। गाइस, मैं हर मर्डर के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसने 40 मर्डर किए थे। अब मैं हर मर्डर के बारे में आपको बताने जाऊंगा तो बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी। चंद्रकांत झा जब पुलिस कस्टडी में पुलिस वालों के सामने बैठा था, he was not having a pinch of fear or pinch of stress in his face or his body. अब चंद्रकांत सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया था। Only if the police does not threaten to beat him. He began with his name. उसका नाम
चंद्रकांत झा था वो अपनी 5 बेटियों के साथ दिल्ली के शहर में रहता था, लेकिन अपने इस सीरियल किलर वाले शौक को पूरा करने के लिए उसने हैदरपुर में एक घर लिया था। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर साल बिहार से 4.42 मिलियन पीपल अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेट में माइग्रेट होते हैं काम की तलाश में ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। स्पेशली दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ये सारे इमिग्रेंट्स अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम और जॉब ढूंढते हैं। कई बार ये सारे लोग जब आते हैं तो ये लोग अपनी एक यूनिटी बना के 7-8 लोग एक एक जगह में एक एक छोटे छोटे घर लेकर रहते हैं। एंड क्योंकि ये लोग यहाँ के बिलोंग नहीं करते हैं तो इनके साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस भी होते हैं। चंद्रकांत झा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने दिल्ली आते ही सबसे पहले एक सब्जी मंडी में काम करना स्टार्ट किया था, where he used to pick the sack of vegetables and used to load and unload it on the trucks. Everything was going very smooth until and unless one night जब चंद्रकांत के सामने एक गैंगस्टर किसी इंसान को बेरहमी से मार रहा था, तो जब चंद्रकांत बीच में गया तो उस गैंगस्टर ने चंद्रकांत को ही स्टैब कर दिया इन सच अ वे कि ही वॉज टचिंग द फीट ऑफ डेथ। वो ऑलमोस्ट मरने के कागार पे आ गया था। उसको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया। वो कई दिन तक हॉस्पिटल में था, अपना इलाज करवा रहा था। बट द वेरी टाइम दैट द पर्सन स्टैब्ड हिम इन द स्टोमक, चंद्रकांत मेड हिज माइंड कि वो अब किसी से नहीं डरेगा। वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना काबिल बनाएगा कि लोग उससे डरे, लोग उससे खौफ खाएं। चंद्रकांत रियलाइज दैट उस जैसे जितने भी अदर माइग्रेंट्स हैं जो कि बाहर के शहरों से आकर दिल्ली जैसे शहरों में काम करते हैं, उनके साथ ऐसे ही बिहेव किया जाता है। देन चंद्रकांत मेड हिज माइंड कि वो आगे किसी के साथ भी गलत नहीं होने देगा और जो भी गलत करेगा उसको वो छोड़ेगा नहीं। चंद्रकांत की सबसे पहली फाइट वहीं के एक यूनियन लीडर से हुई सब्जी मंडी के, जो कि जितने भी लेबरर्स थे उनसे पैसा लिया करता था, विच चंद्रकांत फाउंड यूजलेस बिकॉज वो उसकी मेहनत की कमाई थी एंड ही डजंट वांट द यूनियन लीडर टू जस्ट सिट एंड जस्ट टेक ऑल द हार्ड अर्न मनी ऑफ द लेबरर्स। And चंद्रकांत didn't like this. चंद्रकांत ने यही बात को नोटिस करते हुए एक दिन आवाज उठाई। उसने यूनियन लीडर से लड़ाई की। उस लड़ाई के बीच में चंद्रकांत ने उस यूनियन लीडर का हाथ ऐसे बीच से कट लगा दिया, जिसके वजह से चंद्रकांत को पुलिस ने अरेस्ट कर ली। पुलिस ने न केवल चंद्रकांत को इस केस में अरेस्ट किया, बल्कि उसकी वाइफ को भी पुलिस स्टेशन बुलाकर बहुत सारे पूछताछ किए, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। बल्कि चंद्रकांत को भी पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। चंद्रकांत के साथ जेल के अंदर भी बहुत बुरी तरीके से सलूक हुआ। He was sometimes stripped naked and sometimes he was even provided with less food to eat. जेल से बाहर आते ही चंद्रकांत ने सबसे पहला शिकार अपना उस यूनियन लीडर को ही बनाया, जिसके चक्कर में वो जेल गया था। एंड 1998 में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर जो पुलिस को डेड बॉडी मिली थी, वो नन अदर देन यही यूनियन लीडर की थी। एंड दैट्स हाउ द पैटर्न बिगन। In 2003, Chandrakant killed more 2 people named Shekhar and Umesh in the same pattern. And he continued that pattern till 2006 and 2007 until police officers arrested him. The police was still facing difficulty in finding and identifying the bodies which they have found. So जब पुलिस ऑफिसर्स ने चंद्रकांत से पूछा तो चंद्रकांत ने कहा कि वो लोगों को मार के उनकी जो मुंडी है, उनकी जो हेड है, उनको यमुना रिवर में बहा देता था अपने पापों की प्रायश्चित करने के लिए। चंद्रकांत बिहार के घोसाई विलेज में रहा करता था, जहाँ के लोग भी उससे बहुत ही डरा करते थे बिकॉज ऑफ हिज वायलेंट नेचर। चंद्रकांत छोटी सी छोटी बातों पे ट्रिगर हो जाता था। वन ऑफ बीइंग व्हेन समवन लाइज टू हिम, सेकंड व्हेन समवन ईट नॉन-वेज इन हिज हाउस और इन फ्रंट ऑफ हिम। चंद्रकांत के मर्डर करने का पैटर्न बहुत ही सिमिलर था। वो लोगों से पहले दोस्ती करता था, उनसे करीबी बनाता था, और जब उसको मौका मिलता था या कोई ऐसी वजह मिलती थी कि इनफैक्ट कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि उसने दोस्ती बनाई, लेकिन उसको अगर अपने दोस्त की ही कोई बात पसंद नहीं आई तो उसने उसका मर्डर कर दिया। और उसने ये शुरुआत अपने विलेज और उसके आसपास के नेबरिंग विलेजेस से की थी। चंद्रकांत सबसे पहले अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाता, उनको अगर कोई काम की कोई चीज की जरूरत रहती वो उनको प्रोवाइड करता। इसी तरह वो लोगों का ट्रस्ट जीत लेता था। उसके बाद जब भी उसको मन करे, जब भी उसका माइंड करे कि नहीं यार आज इसने ये ऐसा हरकत किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, एंड द सेम डे he used to call that person in his home, invite him for dinner and then prepare to kill him. चंद्रकांत के गांव के भिड़ू जादव भी इसी ट्रैप में फंस गए थे when he was called at the Chandrakant's house to commit a murder ritual. भिड़ू जादव ने वहां पे देखा कि 2 और लोग वहां पे हेल्पलेसली बंधे हुए थे, जिन्हें भिड़ू जादव ने बड़ी ही होशियारी से उनको वहां से छुड़ाकर खुद भी भागा और उन्हें भी सेव कर लिया। जिनमें से एक थे अनिल मंडल। अनिल मंडल ने एक चीज बहुत अच्छी की, उसने वहां से भागते वक्त चंद्रकांत झा का जो कैमरा था वो अपने साथ ले गया। ये वही कैमरा है जिसमें चंद्रकांत झा ने अपने एक एक विक्टिम्स की मरते वक्त, मारते वक्त फोटोज ली थी।
आयशा सूद नाम डायरेक्टर ने रिसेंटली अपनी एक वेब सीरीज रिलीज की है नेटफ्लिक्स पे, नेम्ड एज द इंडियन प्रेडेटर, जिसमें उन्होंने एक एक फोटोज और वीडियोस को दिखाया है। एंड दीज आर नॉट जस्ट फोटोज बट द रिफ्लेक्शन ऑफ डार्क साइकोलॉजिकल माइंड ऑफ चंद्रकांत झा। अपनी कहानी पुलिस वालों को बताते वक्त चंद्रकांत के फेस पे कोई भी फियर, कोई भी डर, कोई भी गिल्ट, कोई भी पछतावा नहीं था। Now the question arises that किस चीज ने या किस इंसिडेंट ने चंद्रकांत झा को दिल्ली का सबसे डेंजरस सीरियल किलर बना दिया? Well, let's go back to his upbringing in the गोसाई विलेज। चंद्रकांत का कहना था कि उसकी खुद की माँ उससे बचपन से ही बहुत ही नेग्लेक्टेड बिहेव करती थी एंड हिज मदर ऑलवेज यूज्ड टू सप्रेस द वॉइस ऑफ चंद्रकांत झा। मतलब उसकी आवाज को, जब भी चंद्रकांत कोई चीज के लिए बोलता, उसकी माँ उसकी आवाज को दबा देती। जब चंद्रकांत दिल्ली शिफ्ट हुआ तो उसके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने उसको एक वायलेंट पर्सन से एक बूचर बना दिया। ये हमेशा देखा गया है कि जितने भी सीरियल किलर्स रहे हैं उनके पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसने उन्हें कन्वर्ट कर दिया एक सीरियल किलर में। मोस्टली जो सीरियल किलर्स रहे हैं उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी जो पेरेंट्स का बिहेवियर, उनके आसपास का सर्कल, जो क्लोज सर्कल का बिहेवियर, उन्हें ये चीज में शेप किया है। अब कितने भी सीरियल किलर्स की कहानी उठाकर देख लें, नन ऑफ देम वर ट्रीटेड वेरी गुड इन दैट चाइल्डहुड। तो उसका एक डार्क साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बचपन से ही एक माइंड में क्रिएट हो जाता है, जिसको आगे जाकर लोग सही ट्रैक पे नहीं ले आ पाते हैं। एंड स्पेशली द इमिग्रेंट्स जो कि काम के सिलसिले में अलग अलग शहर में ट्रैवल करते हैं, जो इतने क्वालिफाइड नहीं है कि उन्हें इजिली काम या नौकरी मिले, दे इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। आज चंद्रकांत अपनी जिंदगी जेल के अंदर काट रहा है, लेकिन फिर भी गोसाई विलेज के लोग और जो ऐसे लोग जो उसके ट्रैप से बच के निकल गए थे, वो लोग आज भी इस फियर में जी रहे हैं कि अगर चंद्रकांत जेल से बाहर आए पेरोल पे और उनसे बदला लेना चाहे तो उन्हें कौन बचाएगा और वो अपनी जान कैसे बचाएंगे। That's it for today guys. I hope you like the video. Do share your opinion in the comment section. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो don't forget to like, share and subscribe my channel. आने वाले हर हफ्ते में मैं कोशिश करूंगा कि 2 वीडियोस कंटिन्यूअस ऐसे कोई केस पे मैं लाऊं। ऑब्वियसली रिसर्च करने में मेहनत लगती है, तो आप लोग को प्लीज सपोर्ट चाहिए। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।